अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये उद्गार थे उन मतवालों के जिन्होंने गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारतीय मूल के लोगों को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज दिन है उन्हें याद करने का, आज है दिन है उनकी वंदना का और आज दिन है उन्हें स्मरण करने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। देश को आज़ाद हुए आज 77 साल पूरे हो गए हैं और आज देश के अलग अलग हिस्सों में सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, एक अलग सी आज़ादी की, कि हमें गुलामी से आज़ादी मिली है और हम भारतवर्ष में रहते हैं। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हम इस समय खड़े हैं आर्थिक राजधानी मुंबई की धड़कन कहे जाने वाले सांता क्रूज पश्चिम में, जहां यहाँ तिरंगा लहराया गया है और इस तिरंगे के नीचे वो तमाम लोग बड़े उत्साहित होकर खड़े हैं, याद कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने भारत की आन बान और शान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार आज दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण किया। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से प्राकृतिक आपदाओं से लेकर रिफॉर्म और गवर्नेंस मॉडल तक कई विषयों पर बात की। उन्होंने आज़ादी से पहले की जनसंख्या पर चर्चा की, आज़ादी का जिक्र किया, साल 2047 तक विकसित भारत का बनाने का संकल्प लिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी से पहले सैकड़ों साल की गुलामी का हर कालखंड संघर्षपूर्ण रहा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी कई आदिवासी क्षेत्र थे जहां आज़ादी की जंग लड़ी जाती थी। 40 करोड़ देशवासियों ने जो जज्बा दिखाया, सामर्थ्य दिखाया, एक सपना और संकल्प लेकर चलते रहे। भारत की आज़ादी का हमारे रंगों में उन्हीं का खून है। 40 करोड़ लोगों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया, दुनिया की महासत्ता को उखाड़ फेंका। उन्होंने कहा कि 40 करोड़ लोग गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, आज़ादी के सपने को पूरा कर सकते हैं, तो 140 करोड़ मेरे परिवारजन यदि संकल्प लेकर एक दिशा निर्धारित कर चल पड़ते हैं तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार समृद्ध किया जा सकता है, भारत बनाया जा सकता है। एक ऐसा भारत जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन कुछ लोगों ने इस चिड़िया के पर इस कदर कुतर डाले कि यह आसमान में उड़ने की बजाय फड़फड़ाता हुआ ज़मीन पर अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हो गया। लेकिन तब पर भी वो लोग चल पड़े और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया और तब जाकर भारत आज़ाद हुआ। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, हम एक एक कर सभी की प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहले योगेश पांडे, उत्तर भारतीय विश्व महासंघ के अध्यक्ष हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। योगेश, आपसे जानना चाहते हैं कि वो दौर था और आज का जो दौर है, कितना अनुभव है और क्या महसूस करते हैं, खास करके आज़ादी के इस 78वें साल को लेकर? सर्वप्रथम तो मैं सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। तत्पश्चात मैं जो संजय जी ने कहा, मुझसे पूछा कि क्या अंतर है, पहले से अब में बहुत अंतर आ गया। आज विश्व पटल पे हमारी जो भारत है उसका स्थान अव्वल नंबर पे है, चाहे विकास हो, जीडीपी हो, सब पे हमने बाजी मार ली है। और हमारे इसमें सबसे बड़ा श्रेय है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मैं उनका आभारी हूँ और मैं सत सत नमन करता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले। और आज के माहौल में हम जितना उच्च स्तर पे भारत का नाम है, मुझे गर्व होता है कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। आपसे सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। उदयभान सिंह। सिंह साहब, एक बात बताइए, क्या उम्र है आपकी? 62। 62। 77 साल पूरे हुए आज़ाद होने को, 62 साल आपकी उम्र है। आपने तो कई सावन देखे, कई स्वतंत्रता दिवस को मनाया। आज का वक्त क्या है, क्या महसूस करते हैं आप? आज का वक्त बहुत अच्छा है, सब लोग तरक्की कर रहे हैं, पैसा सबके हाथ में आया हुआ है, अब सब खर्चा कर रहे हैं, सब बिंदास है। 15 अगस्त की हार्दिक बधाई आप सबको और पूरे देशवासियों को। धन्यवाद, धन्यवाद। हम चाहेंगे, हमारे साथ कई लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम राजेश मिश्रा है। मिश्रा जी कहाँ रहते हैं? सांता क्रूज बेस्ड है यहीं पे। और आज देश आज़ादी का 78वां साल मना रहा है, क्या महसूस करते हैं आप बतौर भारतीय नागरिक? मैं तो बहुत अच्छा फील करता हूँ और बधाई देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को। और हमारे देश को इतना अच्छा प्रधानमंत्री शायद नहीं मिलेगा और मैं सभी जनता से, सभी से आग्रह करूँगा कि फिर नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने। जी बिल्कुल। आपका नाम जानना चाहेंगे? शंकर लाल गुजर, मैं राजस्थान से हूँ।
शंकर लाल साहब, एक बात बताइए, आज देश जो तरक्की कर रहा है, अलग अलग इबारत लिख रहा है सफलता की, आप क्या महसूस करते हैं? क्या वाकई हम इस भारत मुल्क में आज़ाद हैं? आज़ाद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना देश आज़ाद है, मगर जो लोग, मेरे को एक ही दिखता है कि अपना व्यवहार पहराव है वो अच्छा से पहने। ये छोटे मोटे कपड़े वो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। मेरा पहराव राजस्थानी हूँ मैं मतलब आप चाहते हैं कि भारतीय मूल के लोग जिस भी धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए हैं उस तरीके के कपड़े वो अपनाएं। अपना है, अपना जो धर्म का हिसाब से जो कपड़े पहनते हैं वो पहने अच्छे। वो जो उसकी वजह से जो हो रहा है कि वो कपड़ा अच्छा नहीं पहनने की वजह से थोड़ा ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा पहने, अच्छा रहे, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। आपका नाम जानना चाहेंगे? मिस्टर मनोरंजन रॉय। मनोरंजन साहब, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज देश को आज़ाद हुए 77 साल पूरे हुए हैं, क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, आज़ादी हुआ है और 15 अगस्त का हम जश्न भी मना रहा हूँ, आनंद भी ले रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज जो भारत देश की जो कॉमन मैन है, जो आज करप्शन में सब जुड़े हुए हैं, इस करप्शन की आज़ादी कब मिलेगा? जैसा कि न्यायपालिका जो है वो कॉमन आदमी के लिए नहीं है। जैसा कि ऑल इंडिया हाई लेवल पे जो भी हाई कमांड है वो जो इतने करप्शन करे, करप्शन की आज़ादी कब मिलेगा? तो आज़ादी तब हम कहेंगे जो आज़ादी हमें मिला है। मुझे नहीं लगता है जो आज़ादी हमें मिला वो आज़ादी आज मैं जश्न मना रहा हूँ। आज़ादी वो जश्न होता है जो ये करप्शन ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म के लिए हम कब तक इंतज़ार करेंगे? इनकी बात पर यदि गौर करें तो बात भी कहीं ना कहीं से जायज़ है, क्योंकि उस समय जो दर्द था, जो दंश था, वो गुलामी का था। और येनकेन प्रकरण में हम हमेशा यही सोचते रहते थे कि हमें आखिर अंग्रेज़ी हुकूमत से मुक्ति कब मिलेगी, आज़ादी कब मिलेगी। तो उस समय परेशान हम गुलामी से थे, आज हम परेशान बेरोज़गारी से हैं, आज हम परेशान उस हर चीज़ से हैं जिसे हासिल करने के लिए हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ और भी कई लोग हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? गौतम पुरोहित। पुरोहित साहब, क्या करते हैं आप? मैं म्यूज़िक बनाता हूँ, सिंगर, स्टूडियो में। कोई एक गाना सुनाइए, आपकी लिखी हुई। मेरा लिखा हुआ देशभक्ति तो नहीं है, लेकिन मैं रफ़ी साहब का सुना देता हूँ। ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, यहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आके डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद। जब फीलिंग आपको आती है आज़ादी की तो क्या महसूस करते हैं, और खास करके उन युवाओं को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे आप, जो आपके मेरे ख्याल से रग रग में भरा हुआ है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि देश के अभी तो बहुत सारे युवा दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं कि बहुत सारे देश में वो हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि पॉजिटिव थिंग देख नहीं पाते कि दूसरे देश में नेगेटिव क्या हो रहा है। बहुत सारे देशों में युवा लोग बेरोज़गार सब जगह हैं, हर जगह सब चीज़ है, लेकिन देश का यहाँ पे सिर्फ नेगेटिविटी देखता है युवा, जबकि भारत से बेस्ट देश कोई है ही नहीं। हर चीज़ है यहाँ पे, तीनों मौसम है, रोज़गार भी है, हर चीज़ है। और मोदी जी की सरकार में तो राम राज है। मोदी जी की सरकार में रामराज है। वैसे आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमें कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो तृतीय विश्व युद्ध की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि जिन मुल्कों के बीच युद्ध की जो प्रक्रिया चल रही है, सालों साल से चल रही है, और उसका कोई भी निदान अब तक निकल नहीं पाया है। और ऐसे में भारत मुल्क जो इस विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है, इस मुल्क में अमन शांति है, लोग यहाँ अहिंसा की सोच रखते हैं। चूँकि महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं वो इसी देश के हैं। हमारे सुभाष चंद्र बोस जो थे, जिन्होंने नारा दिया था, वो भी जय हिंद जब उनके मुखारबिंद से निकलता था तो युवाओं के जो रग रग में एक अलग सा खून दौड़ने लगता था। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपका नाम क्या है? दिलीप गुप्ता। गुप्ता जी, कहाँ रहते हैं आप? जी सर, मैं मराठा कॉलोनी सांता क्रूज ईस्ट। एक बात बताइए कि आज भारत को आज़ाद हुए 77 साल हुए, सवाल आपसे वही है, बतौर युवा क्या सोचते हैं आप? क्या भारत तरक्की की राह पर निकला है वास्तव में? जी सर, युवा के नाते मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। धीरे धीरे जो मोदी जी के नेतृत्व में जो टेक्नोलॉजी इस समय धीरे धीरे आ रही है, जैसे यूपीआई डिजिटल इंडिया, उससे काफ़ी सबको सपोर्ट मिल रहा है।
और काफ़ी लोन, काफ़ी डेवलपमेंट और काफ़ी लोग को, गरीब लोग को, सब लोग को बैंक सेक्टर से लोन भी प्रोवाइड हो रहे हैं। काफ़ी अच्छे से चल रहा है। कुछ कुछ नेगेटिव है, कुछ कुछ पॉजिटिव है। मेरी सिर्फ एक ही बोलना है सर इसके अंदर कि सब मिलजुल के आपस में रहे और सब मिलजुल के आपस में करे धरे। जितने हमारे पुराने पूर्वजों ने जितना बलिदान दिया है और उसको चीज़ को आपस में मान के समझ के एक ही चले। मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है सब लोग से। और एक ही चीज़ जाते जाते बोलना चाहूँगा, हैप्पी इंडिपेंडेंट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल आपसे आखिरी करना चाहेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं आप? जी नहीं सर, पॉलिटिकल पार्टी को किसी को बिलोंग नहीं करते हैं। बार आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करी, इसीलिए सवाल पूछना मेरा जायज था। इस कार्यक्रम को देखने वाले वो दर्शक ये ना सोचे कि हम भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आकर उनकी बखान कर रहे हैं। नहीं सर, हम किसी पॉलिटिक्स पार्टी को हम नहीं करते उसके अंदर। पर यह चीज़ देखा जाता है कि जैसे जो इस समय चल रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी का नाम लिए जा रहे हैं। अगर इन केस कभी और कोई प्रधानमंत्री है या कोई चीज़ आप कोई अच्छा काम करेंगे, उनके बारे में बोलने के लिए हमें कोई संकोच नहीं है, हमें कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारे देश को अच्छे से तरक्की मिला जाए और काफ़ी अच्छे से काम होए और सबका भला हुआ जाए। इसके अंदर दुख सुख तो सबके ज़िंदगी में लगा हुआ है सर, बस इसी हिसाब से लेकर चला जाए। परेशान तो हर व्यक्ति है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वो मायूस हो जाए, निराश हो जाए, हताश हो जाए। हमें कई चुनौतियों को अभी भी पार करना है। कम से कम हमारे सामने वो वक्त तो नहीं है कि हम किसी के गुलाम हैं। हमारे सामने ऐसी स्थिति तो नहीं है कि हमारे हाथ और पैर जो है वो जंजीर जकड़ दिए गए हैं। हम मुक्त हैं और आज़ाद मुक्त भारत में हम रहते हैं। और आज़ादी का ये जो पर्व मना रहे हैं, हमें उन आने वाली पीढ़ियों को भी ये बताना होगा कि कैसे हमारे भारतीय सपूत ने भारत माता की बेदी पर अपनी शहादत दे दी थी और निर्भीक होकर आगे चले थे, जबकि सामने जो दुश्मन था उसका खेमा मजबूत था, लेकिन इनका हौसला कभी कम नहीं हुआ और अंततोगत्वा हमें विजय मिली और हम आज़ाद हुए। और शायद इसीलिए आज़ादी का ये पर्व हर जगह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री 11वीं बार दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से उन्होंने देश की जनता को संबोधित किया। कई मसलों पर उन्होंने अपनी बात रखी। एक ऐसा भी समय था जब पूरा विश्व कोविड-19 महामारी के महासंकट काल से गुजर रहा था और ऐसे में भारत के सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है इस भारतवर्ष में। और ऐसे में दिन रात अथक प्रयास के चलते हमने कोविड को भी हराने में कामयाबी हासिल की। हर वो पड़ाव हमने पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ पार किया और जिसका नतीजा ये है कि आज हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं। एक बार फिर वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करेंगे कि इस तिरंगे की तरफ अपने कैमरे को लेकर जाए और दर्शकों को ये बताने का प्रयास करें कि कितना खुश हैं हम। भारत अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है, लेकिन इस जश्न के पीछे एक इतिहास है। ऐसा इतिहास जो कभी गौरवान्वित कर सकता है तो कभी दर्द भरी यादों को ताज़ा कर सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 77 साल का ये हो चुका है। इस महान देश की गाथा तो वैसे हजारों साल पुरानी है, लेकिन इसका दूसरा उदय 15 अगस्त साल 1947 को हुआ था। भारत के इतिहास की वो तारीख है जिस दिन इस देश को एक नया सवेरा इस देश ने देखा। ऐसा सवेरा जहां अंग्रेजों के मुक्ति का मौका था, गुलामी को पीछे छोड़ने का अवसर था और भविष्य के लिए नए कीर्तिमान स्थापित करने का समय था। जब उन सपनों को देखे 77 साल आज पूरे हो गए। कई अधूरे हैं, कई पूरे हैं और कई अभी भी बस सपने ही हैं, लेकिन फिर भी 77 साल की हो चुकी है ये भारत यात्रा। बेहद खास है, गौरवान्वित करने वाली है और काफ़ी कुछ सिखाने वाली भी रही है। अब तक इस भारत यात्रा ने कई युद्ध देखे, कई क्रांतिकारी फैसले देखे और कई भयंकर दंगों का दंश भी झेला। यानी कि उतार चढ़ाव वाले इस सफ़र ने भारत को और ज़्यादा परिपक्व बना दिया, उसे इतना सशक्त कर दिया कि वो अब आने वाले 77 साल में खुद को सिर्फ सबसे बड़े लोकतंत्र के तमगे तक सीमित रखने वाला नहीं रहा, बल्कि खुद को सबसे मजबूत लोकतंत्र के रूप में भी स्थापित करने जा रहा है। अब भविष्य की तरफ मजबूती से कदम तभी बढ़ सकते हैं जब अपने इतिहास के बारे में सारी जानकारी रहे। ऐसे में जो 77 साल बीते हैं वो यादगार रहे हैं और इतिहास के पन्नों में जिन जिन लोगों के नाम उल्लेखित हैं, जिनका जिक्र किया गया है, ऐसे लोगों को DC न्यूज़ इंडिया सलाम करता है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं और उनके पास सबसे आपका नाम जानना चाहेंगे। सुरेंद्र दुबे। दुबे साहब, क्या महसूस कर रहे हैं आज? आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अपनी आज़ादी का दिन है, इंडिपेंडेंस डे, मतलब इंडिया गॉट डिपेंडेड इन दिस अगस्त 15 अगस्त 1947 में ये आज़ाद हुआ था और आज 77 साल बीत चुके हैं। हम 2024 में पड़ाव पर हैं इस समय। जी, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम?
अनिल सिंह। थोड़ा जोर से कहेंगे आप। अनिल सिंह। सिंह साहब ये बताइए क्या महसूस करते हैं आज? हम पहले से ज़्यादा कामयाब हैं? बिल्कुल हैं। आज भाजपा सरकार जब से आई है, नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, देश का बहुत सारे काम हुए हैं। भाजपा की नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी जी। हम यहाँ अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हमारे साथ नहीं हैं, ना कांग्रेस, ना भारतीय जनता पार्टी, ना शिवसेना, ना समाजवादी पार्टी, ना कोई भी राजनीतिक पार्टी। ये लोग जो खड़े हैं वो भारतीय हैं और ये जो बात कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, उन्हें यशस्वी बता रहे हैं, उनकी गौरव गाथा गा रहे हैं। आप थोड़ा सा आगे आइए। बतौर सामाजिक कार्यकर्ता आप ये बताइए कि जो चुनौतियां आज वर्तमान में हमारे सामने हैं वो भी हमारे प्रधानमंत्री तक पहुँचे, ऐसी बातें आप अपनी रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, प्रधानमंत्री भेजने की जरूरत है, उन्हें सब चीज़ पता है। प्रधानमंत्री का मतलब सारे चीज़ पता होना चाहिए, जो जुडिशली सिस्टम कैसा हो रहा है, किस तरह का चल रहा है, और गरीब आदमी के लिए जुडिशली क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गरीब आदमी के लिए क्या कर रहा है। हर जगह पर रिश्वत हो गया, प्रधानमंत्री जी को मालूम है, संदेशा भेजने की जरूरत ही नहीं। जुडिशियल की बात आपने करी है, न्यायालय का फैसला सर्वोपरि होता है। आपने कहा गरीबों के लिए अलग है, अमीरों के लिए अलग है, थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए। जैसा विश्लेषण करें, जैसे आप एक पिटीशन लेके जाते हो और कॉमन एडवोकेट होता है जिसको हम सीनियर जूनियर कहते हैं, जूनियर में 2 मिनट भी नहीं लगाता है, जज फेंक देता है पिटीशन को। 1 महीने से पिटीशन बनाता है और एक दिन में 1 घंटे 10 मिनट में फेंक देता है। वही पिटीशन अगर एक सीनियर काउंसिल जाता है जहाँ पर 1 घंटा आर्गूमेंट उनकी सुनता है और जज उसमें वहाँ पर टाइम देता है, जज उसको टाइम देता है क्योंकि वो सीनियर काउंसिल है, उनकी प्रेस रीडिंग है, लाखों करोड़ों का उनका फीस होता है और एक गरीब आदमी उनको फीस दे नहीं पाता, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कभी कभी उनकी फाइन भी लग जाता है। और वही चीज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे जाओगे तो वही हाल होता है क्योंकि उनकी जेब में जब पैसा नहीं पहुंचता है तो उनकी फाइल देखभाल नहीं होता है और जब पैसा दे देगा तो उनकी फाइल इमीडिएट काम हो जाता है। तो गरीब आदमी का ये हाल है, तो प्रधानमंत्री को भी मालूम है। मनोरंजन, एक बात बताइए, जो श्रमिक तबके के लोग होते हैं जो सड़कों पर फेरी लगाते हैं और हम देख रहे हैं मुंबई की कई सड़कों पर जो फेरी वाले हैं उनको वहाँ से हटा दिया गया और फेरी वाले कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। फेरी वालों को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, फेरी वाला का ये सोचता हूँ मैं, जो रोड बने हुए जनता के लिए बने हुए, जाने के लिए, गाड़ी जाने के लिए, वो जो बैठते हैं वो एक्चुअली गलत है। उनको एक सिस्टम में गवर्नमेंट को देना चाहिए जो कहीं बैठे, क्योंकि उसका भी रोजी रोटी है, उनकी परिवार बैठे हुए है। लेकिन इलीगल जगह पे बैठा मेरे लिए गलत है वो, लेकिन उनका एक सिस्टम गवर्नमेंट जरूर बनाना चाहिए उनको एक जगह देने के लिए। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आज़ादी इस समय हम नहीं मिली और हम उसकी कल्पना कर रहे हैं? इसका कोई हिसाब ही नहीं है, इसका कोई हिसाब नहीं है। लीगल पे मैंने सारी जगह पे घुमा हूँ, जहाँ होम अफेयर से लेके मंत्रालय से प्रधानमंत्री कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, तो सारी चीज़ देख चुका। ऐसा कोई जगह बचा नहीं जिसमें अभी तक आज़ादी नहीं हुआ। इस आज़ादी कब तक मिलेगा मुझे नहीं लग रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है अगर 7वां पीढ़ी चल रहा है क्या 6 पीढ़ी चल रहा है जो भी है, लेकिन मुझे नहीं लगा इसके बाद भी हमें मिल जाए ये चीज़ को। ये करप्शन हमारे अंदर है, हमको इस करप्शन से हटना है क्योंकि मुझे कोई चीज़ बनाना है तो पैसा देके बनाना पड़ रहा है। मतलब हमें खुशी है कि हम आज़ाद मुल्क के रहवासी हैं, लेकिन कई मायनों में आज़ादी अभी भी मिलनी बाकी है जिसका इंतज़ार देश की जनता कर रही है। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? कैलाशनाथ दुबे। कैलाश जी, ये बताइए कितने साल से रहते हैं आप यहाँ पर? हम सिंस बॉर्न। कई स्वतंत्रता दिवस इस देश ने मनाया, आज 77 साल पूरे हो गए हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या हम आज़ाद मुल्क के लोग जो हैं वो संतुष्ट हैं आज़ादी से? नहीं, आज़ादी से संतुष्ट नहीं है क्योंकि देश इस वक्त एकदम विडंबनाओं से घिरा हुआ है। जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है और यहाँ पे विपक्षी पार्टी कोई हिंदुओं के लिए आवाज़ नहीं उठा रही है। विपक्षी पार्टी अगर आवाज़ नहीं उठा रही है तो क्या विपक्षी पार्टी को हम सशक्त कह सकते हैं? नहीं, सशक्त नहीं है, वो मौका परस्त है। मौका परस्त हैं, अवसरवादी हैं। अवसरवादी है, वो अवसरवादी है, मौका परस्त है, वो किसी भी बात पर अपना सिगुफा छेड़ सकते हैं। ये आप विपक्ष की बात कर रहे हो? हाँ। तो विपक्ष को कैसा होना चाहिए बतौर एक युवा? को एक सहयोग करना चाहिए और हर एक लड़ाई में अगर वो देख रहे हैं कि जहाँ पे देश की बात हो, समृद्धि की बात हो, विकास की बात हो, उस जगह पर आगे बढ़ कर के काम करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। लेकिन यहाँ छोटे छोटे मुद्दों को उठा करके बड़े मुद्दों से गुमराह कर दिया जाता है। और सदन में जिस तरीके से उहापोह की स्थिति बनती है सत्ता पक्ष और विपक्ष के में, जब सरकार कोई विधेयक लेकर आती है, लोगों के हितों की बात करती है, विपक्ष उसे मुद्दा बना लेता है, विपक्ष उस मसले पर चर्चा करने को तैयार नहीं होता है। क्या महसूस करते हैं बतौर देश के नागरिक? एक तरह से देश का रुपया, संसाधन, सब चीज़ व्यर्थ जा रहा है और उस पर कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है।
लोगों को ये सोचना चाहिए इसके बारे में कि हम किसको चुन रहे हैं, जो हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। वो इधर उधर के मुद्दों पे भटका रहे हैं, देश को बरगला रहे हैं, किसी न किसी मुद्दे पे, किसी न किसी बात पर, जाति पे। अरे हम जात पे राजनीति कर रहे हैं, हम गरीबी पे बात करनी चाहिए, हमको बेरोजगारी पे बात करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जात की बात हो रही है कि जात होनी चाहिए। अरे जात के क्या मतलब है? आप कर्म करो, आगे बढ़ो। बिल्कुल, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। हमारे पुरखे पुरानियों ने ये कहा है, हमने किताबों में पढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद जानते हम सब कुछ है, समझते सब कुछ हैं, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर जाते हैं, इसकी हिमाकत कर जाते हैं, नतीजा जिसका बेहद भयावह निकलता है। योगेश पांडे, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। देश में बात की जाती है, अभी अभी हमारे साथ मनोरंजन राय थे, उन्होंने अपनी बात रखी, जुडिशियल से लेकर कई मसलों पर उन्होंने भी बात करी। क्या वास्तव में हम आज़ाद हैं? देखिए, आज़ादी तो हम हैं, आज़ाद तो हम हैं, इसमें दो राय नहीं है। आज हम जिसे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके बारे में मैं ये नहीं कहूँगा हम आज़ाद नहीं हैं। जिसने गुलामी देखा है, भगत सिंह हो चाहे जो पहले के क्रांतिवीर थे, उनकी शहादत को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हाँ, ये है कि भ्रष्टाचार और जो आज जो पुरानी पीढ़ियों ने जो मेहनत किया था, नए तरीके तौर तरीके में उसको उत्साह के साथ वो उत्साहवर्धक करना चाहिए था, वो कार्य कम हो रहा है। लेकिन हमारे अपेक्षाकृत भारत को जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है, ऐसी बात नहीं। सोने की चिड़िया के पर कुतरे गए हैं, भ्रष्टाचार के स्वरूप, बेरोजगारी के स्वरूप, अहिंसा के स्वरूप, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप क्या सोचते हैं कि जो सोने की चिड़िया पहले भारत को कहा जाता था, क्या वास्तव में ये सोने की चिड़िया फिर से बन सकती है दोबारा? सोने की चिड़िया थी, आज भी जीडीपी में हम ऊपर हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ना, हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम जातिवाद, आरक्षण, ऊंच नीच या तो प्रांतवाद, हम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और वोट बैंक की राजनीति में हम अपने आप को कहीं प्रगति से दूर जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, जो प्रधानमंत्री हमें मिले हैं वो अपने कार्य को पूर्णतः सच्चे मन से निभा रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री की जो टीम है योगेश पांडे जी, वो काम सही तरीके से कर रही है? जो प्रधानमंत्री सोचते हैं, क्या उस पर सही तरीके से वो अमल करते हैं? जो सोचते अमल करते, लेकिन एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क में इतने बड़े राष्ट्र में 140 करोड़ की जहाँ आबादी है, हर जगह निगाह डालना और पहुँचना थोड़ा सा तकलीफदायक है, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा राष्ट्र है। और आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार का जो दीमक है वो अभी भी चाट रहा है? वो दीमक तो लगा रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार को जो ब्लड में हो चुका है उसको निकालना इतना आसान नहीं है। मतलब भ्रष्टाचार से हम लड़ सकते हैं, लेकिन इसका खात्मा पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश धुरिया जी। ओम प्रकाश जी, मुंबई में कितने साल हैं आप? जन्म से। पैदाइश से कितने साल के हुए आप? 51। 51 साल में जितने भी आपने स्वतंत्रता दिवस मनाए, जब आपने होश संभाला तब से लेकर आज तक, कितना बदलाव महसूस किया है? आज वर्तमान में कितना बदलाव महसूस करते हैं आप? बदलाव तो बहुत सारा है। मतलब हमारे आज हम 77 साल पूरे हो गए स्वतंत्रता के। ब्रिटिश शासन से हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो हमको ये आज़ादी दिलाई, इस आज़ादी में हम लोग सांस ले रहे हैं। मतलब तो अब इस आज़ादी में हम लोग सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या हम संतुष्ट हैं? संतुष्ट मतलब अब देश के सामने तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। बेरोजगारी है और शिक्षा है। बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार, बहुत सारी चुनौतियां हैं। मतलब हाँ जी, ये कहना चाहूँगा कि भारत, तब के भारत और अब के भारत में बहुत फ़र्क है। आज हमारा भारत कुछ स्तर पे विज्ञान, खेल और तकनीकी में काफ़ी आगे जा चुका है। इन तमाम चीज़ों में हमारा देश आगे जा चुका है, आगे बढ़ रहा है। चाहे वो फिर चंद्रयान की बात हो, चाहे वो परमाणु परीक्षण की बात हो, चाहे खेलकूद एथलेटिक्स की बात हो, या शिक्षा की बात हो, एक से एक धुरंधर हमारे यहाँ शिक्षित होकर निकल रहे हैं। लेकिन भारत में वो नौकरी करने के बजाय विदेश में नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को क्या भारत में रह के नौकरी करने की सोच नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। अपने देश के प्रति मतलब शायद ये सोच के जाते होंगे कि भारत यहाँ गरीबी है,
बाहर ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन कहने का मतलब जो खून हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहाया है इस देश के लिए, तो कहने का मतलब आज की तारीख में जो नई पीढ़ी है उनको कुछ देश के लिए योगदान देना चाहिए। आपका नाम क्या है? संजय गुप्ता। गुप्ता जी, कितने साल से मुंबई में रहते हैं? मैं 52 साल से रहता हूँ। मैं 52 साल से आप मुंबई में रहते हैं। मुंबई में इन 52 साल में जब से आपने होश संभाला, किस तरह का बदलाव पाया? बदलाव तो बहुत हुआ है, हर वर्ष अच्छा ही है, बदलाव हुआ है। और 77 सालों में देश हमारा बहुत ही मजबूत हुआ है। यहाँ तक कि सेना में, हमारे बॉर्डर में जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने विशेष ध्यान दिया है और बहुत बड़ी उपलब्धि इसमें है। प्रधानमंत्री जी ने बॉर्डर पर ध्यान दिया है, सेना पर ध्यान दिया है, रक्षा से संबंधित जो मामले हैं उस पर ध्यान दिया है, लेकिन इंटरनल अगर बात करें, स्थानीय निकाय की बात करें, जैसे हमारे यहाँ महानगर पालिका का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, स्थानीय निकाय की बात करें तो स्थानीय निकाय के तहत जो भी सरकारी संस्थान हैं, क्या वो अपने कामों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्या है कि इतनी गहरी जड़ें भ्रष्टाचार की हैं, उसको इतनी जल्दी आसानी से इसको नहीं किया जा सकता। इसमें समय जाएगा, लेकिन होगा, ये मुझे विश्वास है कि ये होगा। ये होगा, आज नहीं तो कल होगा। कदम चूम लेती है खुद बढ़कर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, हम अकेले ही चले थे जान बेमंजिल, हम चलते गए, लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये हमारे उद्गार नहीं हैं, ये किसी के उद्गार हैं, लेकिन जिसके भी ये उद्गार है उसे नमन करने का दिल चाहता है, क्योंकि ठीक उसी तरीके से ये कहावत भी चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। हम आज़ाद तो हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंग्रेजों की जो गुलामी थी उससे हमें मुक्ति तो मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से देश की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसी जनसंख्या में जो विकास की गंगा बहाने की कवायद की जा रही है, उसे मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया है उसमें वो कितने कामयाब हो पाएंगे, और विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को कितना सहयोग देता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज का दिन भारत की गौरव गाथा का दिन है, भारत के उन शहीदों की शहादत को याद करने का दिन है। आज के युवाओं को ये संकल्प लेने का दिन है कि भारत माता के लिए हम अपनी उसकी आन बान शान के लिए यदि हमें ज़रूरत पड़े तो हम अपनी जान भी लुटा देंगे, बशर्ते लोग आज अवसरवादी ना बने। जब बात मुल्क की हो, जब बात समाज की हो, तो सभी को एकजुट होना चाहिए। और ऐसे में DC न्यूज़ इंडिया भी ये उम्मीद करता है कि इस कार्यक्रम को देखने वाले वो तमाम दर्शक इससे न सिर्फ प्रेरणा लेंगे, बल्कि भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए वो भी अपना एक कदम आगे बढ़ाएंगे। हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी इलाके की कई समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।